हेलो स्टूडेंट्स। लेक्चर 6 फोटोकेमिस्ट्री में आपका स्वागत है। लेक्चर 5 में हम लोगों ने फोटोकेमिस्ट्री के जो लॉज हैं, जिसमें कि ग्रोथर्स-ड्रैपर लॉ, स्टार्क-आइंस्टीन लॉ और इनके साथ साथ हमने जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम एफिशिएंसी की डेफिनेशन, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं रिएक्टेंट के टर्म में, प्रोडक्ट के टर्म में, ये हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्क-आइंस्टीन लॉ जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, उसमें एक पॉइंट आया था कि एवरी मॉलिक्यूल which is undergoing photochemical change must absorb one quanta। तो आज का क्वेश्चन हमारा यही है, यहाँ से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि what is the amount of energy which is associated with one quanta when any substance or any material absorbs one quanta, how much energy he actually absorbs, उसको आज हम देखेंगे। तो वन क्वांटा के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब बाय 1 moles of substance, ये हमें कैलकुलेट करना है। जो एनर्जी था that is Na into h nu। सिंस क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमको ये पता है कि E इज इक्वल टू h nu, फोटोन की एनर्जी है। when photon interacts with any material or any matter, that photon transfers energy that is multiple of h nu। अब multiple of h nu का मीनिंग क्या होगा? Suppose n numbers of photons are striking on a surface of any material and that material absorbs n numbers of photon, therefore total energy supplied or absorbed by the material will be equal to n into h into nu। h nu is the energy associated with one photon। अब हम यहाँ पर वन मोल ऑफ सब्सटेंस के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो स्टार्क-आइंस्टीन लॉ ने कहा था कि ईच मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब वन फोटोन के करस्पॉन्ड जो एनर्जी एसोसिएटेड रहता है दैट इज h nu। देयरफॉर अगर वन मोल को हमने ले लिया कि सपोज Na नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस होगा दैट इज h nu, ये एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी विद वन मोल ऑफ सब्सटेंस। ओके, अब इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं। NaHC अपॉन लैम्डा, सिंस mu इक्वल टू C ओवर लैम्डा, ये भी हमको पता है। तो इस प्रकार हम एनर्जी एसोसिएटेड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच इज सप्लाइड टू द सिस्टम। ये जो वैल्यू है NaHC अपॉन लैम्डा, इसको वन आइंस्टीन भी कहते हैं। ओके, दिस NaHC upon lambda is also called one Einstein। NaHC upon lambda is also called one Einstein। अब जो वैल्यू है, जो एनर्जी की वैल्यू है, that will depend upon the wavelength of radiation। जो भी रेडिएशन आप उस प्रोसेस के लिए यूज कर रहे हैं या जिस वेवलेंथ से आप मटेरियल को इरेडिएट करा रहे हैं, उस रेडिएशन की वेवलेंथ पर ये एनर्जी एब्जॉर्ब बाय वन मोल ऑफ सब्सटेंस वो डिपेंड करेगी। वेवलेंथ पर कर सकती है या फ्रीक्वेंसी पर कर सकती है।
Since Planck's constant, ये भी constant value है, velocity of light is constant, number of moles that will be given to you, energy associated with that particular number of mole will depend only on the wavelength of light which is supplied to any particular material which is undergoing photochemical transformations. अब देखते हैं कि एनर्जी का वैल्यू कितना आता है। जो भी कांस्टेंट्स आपको गिवन है, इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज को आप जब यहाँ पर रिप्लेस करेंगे और सिंपल कैलकुलेशन से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि टोटल एनर्जी कितना एसोसिएट रहता है, दैट इज NaHc अपॉन लैम्डा। Na that is Avogadro number 6.022 into 10 power 23 per molecules. ओके, ये पर मोल हो जाएगा। H का वैल्यू, दिस इज Planck's constant and Planck's constant is 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड। C का वैल्यू 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। लैम्डा wavelength of light, okay, and if you use frequency nu, that is the frequency of light, इनकी वैल्यू अगर रिप्लेस करते हैं 23 मोल इनवर्स into 6.626 into 10 power minus 34 जूल सेकेंड into 8 into 10 power 8 meters per second divided by लैम्डा। आप इस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप इस सिंपल कैलकुलेशन से एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ एब्जॉर्ब 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ये आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन होगा, सपोज Na का वैल्यू अगर 1 मोल गिवन है, आपको मॉलिक्यूल्स में नहीं कैलकुलेट करना है, तब भी आप इससे कैलकुलेट यहाँ पर कर सकते हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्वांटम यील्ड या क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन किया था, और उसमें हमने देखा था कि क्वांटम यील्ड और क्वांटम एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय number of quanta absorbed। पिछले क्लास में हमने ये रिलेशन देखा था कि क्वांटम एफिशिएंसी that is equals to the ratio of rate of decomposition of reactant to the number of quanta absorbed, or we can also define this 5 as quantum efficiency of any photochemical process is equal to rate of formation of a product with respect to number of quanta absorbed। इसी को, जैसा कि इससे पहले आज के लेक्चर में हमने देखा था कि नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब के करस्पॉन्ड जो भी एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी, that energy is known as Einstein also। If we have 1 mole of substance and that 1 mole of substance absorbs radiation of 1 mole of radiation corresponding, therefore the amount of energy associated with that particular radiation will be known as 1 Einstein।
तो इस रिलेशन को हम मॉडिफाई कर सकते हैं. हाउ वी कैन मॉडिफाई इट इज ऑल्सो, it can also be written as number of moles of reactant consumed divided by number of Einstein of radiation absorbed. Number of Einstein of radiation absorbed. क्वांटम एफिशिएंसी के रिलेशन को जो कल हमने डिस्कस किया था उसको आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब. इसी को प्रोडक्ट के टर्म में भी हम रिडिफाइन कर सकते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब. दोनों के केस में आप इसके लिए रिलेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं और इस तरह के रिलेशन का जो एप्लीकेशन होगा वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा अप्लाई होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा. स्टार्क आइंस्टीन लॉ में जो उसका एक लिमिटेशन है, क्योंकि वैसे स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने जो भी अपने ऑब्जर्वेशंस दिए थे या ऑब्जर्वेशन प्रपोज किए थे, उन ऑब्जर्वेशंस का फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो स्टडी थी उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प उस लॉज के अकॉर्डिंग मिली. इसके बावजूद भी इस रिएक्शन के इस जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है उसका एक ड्रॉबैक भी है. वो ड्रॉबैक है क्वांटम एफिशिएंसी के रिस्पेक्ट में. जैसा कि क्वांटम एफिशिएंसी की डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि क्वांटम एफिशिएंसी कैन बी डिफाइंड एज रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट with respect to number of quanta absorbed or number of Einstein absorbed. Product के टर्म में rate of formation of product with respect to number of quanta absorbed. अगर इस लॉ को हम पूरी तरह से करेक्ट माने तो किसी भी आइडियल प्रोसेस के लिए या किसी भी प्रोसेस के लिए क्वांटम यील्ड का जो वैल्यू होना चाहिए दैट शुड बी 1. मीन्स स्टार्क आइंस्टीन लॉ ने क्या कहा था कि ईच मॉलिक्यूल दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन एनी फोटोकेमिकल प्रोसेस मस्ट एब्जॉर्ब 1 क्वांटा. यानी कि 1 मॉलिक्यूल 1 क्वांटा, 1:1 का रेशियो है. इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी मॉलिक्यूल ने 1 क्वांटा रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया तो उसको कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए. इट मीन्स जो क्वांटम एफिशिएंसी या क्वांटम यील्ड होना चाहिए दैट शुड बी ऑलवेज 1 और एफिशिएंसी शुड बी 100% ऑफ दैट प्रोसेस. लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है. वी कैन नॉट हैव ए प्रोसेस, ए फोटोकेमिकल प्रोसेस which has 100% efficiency or which has quantum yield 1, because quantum yield not only depends on the number of quanta absorbed or amount of light absorbed, it also depends on some other reactions which are secondary reactions which are taking part in overall photochemical transformation. जो स्टार्क आइंस्टीन लॉ है या ग्रॉथस-ड्रेफर लॉ है, ये लॉ केवल प्राइमरी प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के लिए ही एप्लीकेबल है. क्वांटम जो भी लाइट आपने रेडिएट कराया उसको मटेरियल ने फर्स्ट स्टेप में एब्जॉर्ब किया. एब्जॉर्ब करने के बाद जो सेकेंडरी प्रोसेसेस वहां पर होती हैं, जो सेकेंडरी स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में एनर्जी किस रूप में डिसिपेट होती है और किस फॉर्म में वो यूज होती है ड्यूरिंग दिस फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इन सारी प्रोसेस पर डिपेंड करेगा कि व्हाट शुड बी द क्वांटम यील्ड ऑफ दैट प्रोसेस. एग्जाम्पल के लिए हमारे पास कई ऐसी रिएक्शन हैं, कई ऐसी रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगी जहां पर जो क्वांटम यील्ड है वो जो उसकी वेरिएशन होता है वो 10⁻⁶ यानी कि वेरी हाई क्वांटम यील्ड 10⁻⁶ क्वांटम यील्ड से और 10⁻⁻2 तक ये क्वांटम यील्ड की रेंज है. व्हाटएवर फोटोकेमिकल रिएक्शंस नोन, अगर उन फोटोकेमिकल रिएक्शंस के क्वांटम यील्ड को आप एक टेबुलर फॉर्म में
इसको फॉर्मुलेट करें और उसके बाद उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर की रेंज में अगर आप रखते हैं तो वहां पर जो आपको ब्रॉड रेंज मिलेगा, दैट रेंज will be from 10 is power 6 to 10 is power minus 2, means it is never equal to 1. कभी ज़्यादा भी होता है और कम भी होता है depending on the other secondary process that are involving in a particular photochemical transformation. अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को देखेंगे बेस्ड ऑन क्वांटम एफिशिएंसी। एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, मैं क्वेश्चन को डिक्टेट कर रहा हूँ, आप चाहें तो इसको ड्यूरिंग जब आप लेक्चर देख रहे होंगे तो उस समय आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस सच मोर क्वेश्चंस फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन है, अ लाइट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 254 नैनोमीटर was irradiated on a gaseous mixture of hydrogen iodide. The 307 joules of energy was found to decompose 1.3 into 10 to the power minus 3 moles of Hi. Calculate the quantum efficiency of this process. ये जो chemical transformation हो रहा है, decomposition means Hi photochemically is going to H2 plus I2. Basically ये process ये है। इस हाइड्रोजन आयोडाइड के लिए फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन जो हो रहा है H2 and I2 में, उसके प्रोसेस के लिए हमको क्वांटम एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें से जो चीजें गिवन है उसको लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन जो गिवन है वो 254 है, यानी कि लैम्डा इक्वल टू 254 नैनोमीटर। आप यूनिट्स को भी साथ के साथ कंसीडर करते जाएंगे। एनर्जी जो इस डिकम्पोजिशन के लिए रिक्वायर्ड थी वो एनर्जी गिवन है, दैट इज 307 जूल्स। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डिकम्पोजिशन दैट इज 307 जूल्स। इस 307 जूल्स एनर्जी पर जो गिवन हाइड्रोजन आयोडाइड का गैसियस मिक्सचर था उसका 1.3 into 10 to the power minus 3 मोल्स ही डिकम्पोज हुआ, यानी कि अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Hi decomposed, that is equal to 1.3 into 10 to the power minus 3 moles। ठीक हो गया। अब इस प्रोसेस के लिए हमें कैलकुलेट करना है क्वांटम एफिशिएंसी। यहां पर हमें गिवन क्या है ये दे दिया है, अब हमें ये देखना है कि हमें चाहिए क्या। क्वांटम एफिशिएंसी that is equal to number of moles of reactant consumed divided by number of quanta absorbed। हमें ये चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज ये गिवन है 1.3 into 10 to the power minus 3 number of moles। सिंस स्टार्क एंड ने कहा था कि ईच मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब वन क्वांटा, मतलब कि एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा, यानी कि मॉलिक्यूल 1:1 का रेशियो है, वहां पर मोल्स की बात नहीं कही गई है। इसलिए हमें ये जो मोल्स हैं इनको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, इसके बाद हमें क्वांटम एफिशिएंसी मिलेगी। ओके, इसको कैलकुलेट करने के लिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें ये दिया हुआ है, अगर हम जो गिवन मोल्स ऑफ सब्सटेंस दिए हुए हैं उसको अगर एवोगाड्रो नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यहां पर मिल जाएगा। ठीक हो गया।
दूसरा हमें दिया हुआ है एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड। एनर्जी रिक्वायर्ड मीन्स एच आई के, जो एच आई गिवन है, इस एच आई को H2 प्लस I2 में डिकम्पोज होने के लिए कितना एनर्जी चाहिए ये गिवन है। मीन्स जो रेडिएशन आप उसको सप्लाई करोगे, दैट रेडिएशन मस्ट सप्लाई दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है कि इस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए कितने नंबर ऑफ फोटोन हमको उसको देने पड़ेंगे, कितने नंबर ऑफ फोटोन हमें उसे सप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ फोटोन का वैल्यू इससे कैलकुलेट हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ओके, तो दोनों चीज हमें कैलकुलेट हो जाएंगी। ये वैल्यू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमें उससे मिल जाएगा, नंबर ऑफ क्वांटा कितना हमें देना है, कितना सप्लाई करना है, वो उस एनर्जी की वैल्यू के करस्पॉन्ड मिल जाएगा। अब इसकी प्रोसेस देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगी। वर्किंग शायद आपको समझ में आ गई कि हमको करना क्या है। अब सॉल्यूशन कर देते हैं। सबसे पहले जिस वेवलेंथ की लाइट आपको दी गई है, इस वेवलेंथ की लाइट के करस्पॉन्ड कितना एनर्जी एसोसिएट होगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एनर्जी एसोसिएटेड विद 254 नैनोमीटर ऑफ लाइट, 254 नैनोमीटर वेवलेंथ, दैट इज इक्वल टू E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। सिंपल रिलेशन है, एच का वैल्यू आपको पता है, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। देयरफॉर E इक्वल टू 6.626 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय नैनोमीटर में है 254 इंटू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर, क्योंकि हमको जो यूनिट है वो एक ही सिस्टम में लेके आनी पड़ेगी। नैनोमीटर, हम नैनोमीटर को हमको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, ये भी मीटर में रहता है, सब मीटर में। अब यहाँ से जो एनर्जी कैलकुलेट होके आएगी, वो एनर्जी कितना कैलकुलेट होगा देखते हैं। मीटर से मीटर कैंसिल आउट, सेकंड से सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल आउट, केवल जूल बचा। अब इसको सिंपल कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, और सिंपल कैलकुलेशन से जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है मैं सीधे लिख रहा हूँ 7.825 इंटू 10 टू पावर माइनस 90 जूल। कितना एनर्जी इसके साथ एसोसिएटेड किया है, यानी कि 254 नैनोमीटर जो वेवलेंथ है, उस वेवलेंथ के करस्पॉन्ड जो एनर्जी एसोसिएटेड रहेगी, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 7.825 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल। अब हमने एनर्जी कैलकुलेट कर ली। ये वन क्वांटा की एनर्जी है, उस वेवलेंथ के वन क्वांटा जो रेडिएशन है उसकी एनर्जी है, और हमें कितनी एनर्जी चाहिए, 307 जूल्स की एनर्जी चाहिए। तो इसका मीनिंग कितने क्वांटा हम उसको सप्लाई करने पड़ेगा, कितना क्वांटा हमें देना पड़ेगा एनर्जी का, वो यहाँ से कैलकुलेट हो सकता है कि अगर हम उसको, उस वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ क्वांटा कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड रहेगा नंबर ऑफ क्वांटा required for 307 joule of energy, that is equal to 307 joules divided by 7.825 into 10 to the power minus 19 joules। ये कैंसिल आउट हो गया। अब जो ये वैल्यू निकल के आती है, ये वैल्यू मैं सीधे कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ 3.92 into 10 to the power 20 numbers of quanta, यानी कि 307 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाई करने के लिए हमको 3.92 into 10 to the power 20 नंबर ऑफ क्वांटा उसको सप्लाई करना पड़ेगा। अब दो चीजें हमारे पास आ गई कि कितना क्वांटा चाहिए, ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक हो गया। कि जो एफिशिएंसी का था, एफिशिएंसी जो हमारे पास थी, मैं इसको हटा रहा हूं,
यानी कि फाई इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट कंज्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब। हमको ये कैलकुलेट करना था। हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब, हाउ मेनी नंबर ऑफ क्वांटा एब्सॉर्ब टू गेट 307 जूल ऑफ एनर्जी इक्वल टू 3.92 into 10 to the power 20 number of quanta we have to supply to attain 307 joules of energy। अब ये कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट कंज्यूम। ये गिवन है हमें कि at 307 joules of energy 1.3 into 10 to the power minus 3 moles of HI get decomposed। इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है, therefore number of molecules of HI that is equal to 1.3 into 10 to the power minus 3 into 6.022 into 10 to the power 23, ये मोल्स है, ये पर मोल्स है। ठीक हो गया? तो यहां से कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी 7.83 into 10 raised to power 20। That's the number of molecules। ओके, ये हो गया नंबर ऑफ क्वांटा। एनर्जी की वैल्यू ये है, दिस इज द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट, number of quanta absorbed, you can easily calculate quantum efficiency, therefore phi equal to 7.83 into 10 to the power 20 divided by 3.92 into 10 to the power 20, or this is roughly equal to 39 to the 78। ओके, 2 टू जा 4 होता है, 3 है तो 1.99 कह सकते हैं, 2 के अप्रोक्सीमेटली, दैट इज इक्वल टू 1.99। ये इसके क्वांटम एफिशिएंसी की वैल्यू होगी। ठीक हो गया? आई थिंक एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं डिक्टेट करता हूं, आप चाहे तो उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। At a wavelength of 313 nanometer, the quantum yield or efficiency for the photochemical formation of C2H4 from diethyl ketone was found to be 0.21. Calculate number of moles of ethylene formed when sample is irradiated by 50 joule। मैं क्वेश्चन को एक बार फिर समझा रहा हूं। 313 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर जो डाइइथिल कीटोन था उसका जब फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया तो उस फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में C2H4 इथिलीन फॉर्म हुई, और इस इथिलीन की जो प्रोसेस थी फॉर्मेशन की, उसका जो क्वांटम एफिशिएंसी था वो 0.21 था। अगर हम गिवन की बात करते हैं कि क्या क्या हमको गिवन है, देन फाई का वैल्यू हमको गिवन है 0.21 क्वांटम एफिशिएंसी गिवन है। लैम्डा की वैल्यू हमको गिवन है 330 नैनोमीटर, और इस फोटोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, यानी कि E that is 50 जूल। तीन चीजें हमको गिवन है और हमको इसके बेस पर निकालना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन फॉर्म होंगे। ठीक हो गया? अब मैं इस क्वेश्चन को ऊपर हटा रहा हूं, फिर से वही क्वांटम एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। क्वांटम एफिशिएंसी इक्वल टू नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोडक्ट, अब यहाँ पर प्रोडक्ट के टर्म हम लोग कह रहे हैं प्रोडक्ट फॉर्म डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब। ठीक हो गया। इसी के बेस पर हम नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट होगा, हमको ये गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्ड हम एनर्जी एसोसिएटेड निकाल लेंगे और जो एनर्जी आएगी वो वन फोटोन के करस्पॉन्ड एनर्जी होगी। तो इतनी एनर्जी में कितने कितने क्वांटा या कितने फोटोन सप्लाई किए गए होंगे ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली फिर ये दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले में जब हम दोनों वैल्यूज को रखेंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। ठीक हो गया। अब ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को जब आप एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर हो गया। ओके, फर्स्ट एनर्जी एसोसिएटेड with 313 nanometer of lambda, that is equal to hc upon 313 into 10 to the power minus 9। hc का वैल्यू रख देते हैं 6.626 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड into 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड divided by 330 into 10 to the power minus 9 मीटर। ठीक है, एनर्जी का वैल्यू आएगा यहां से, तो एनर्जी का वैल्यू कितना आएगा 6.35 into 10 to the power minus 9 जूल, माइनस 19 जूल। ठीक हो गया। ये एनर्जी एसोसिएटेड विद वन फोटोन आ गया, देयरफॉर नंबर ऑफ क्वांटा इज इक्वल टू 50 जूल डिवाइडेड बाय 6.35 into 10 to the power minus 90 जूल, जूल से जूल कैंसिल आउट हो गया, तो कितना आएगा, यह जाएगा 7.87 into 10 to the power 90। ठीक है, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन को, बहुत बड़ी चीज नहीं है, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक होती है तो आप उसको करेक्ट भी अपने लेवल पर कर सकते हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो वर्किंग पर है कि कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में हम उसकी जो प्रॉब्लम को है उसको सॉल्व कैसे करते हैं, स्ट्रेटजी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस पर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। कैलकुलेशन तो आप आसानी से कर सकते हैं। आपको नंबर ऑफ क्वांटा मिल गया, आपके पास क्वांटम यील्ड है, तो इन दोनों की वैल्यू आपको मिल गई, तो फॉर्मूले में पुट करके हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथिलीन फॉर्म निकाल सकते हैं। 0.21 पाई का वैल्यू हो गया इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H4 form divided by number of quanta absorbed, इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब की वैल्यू कितनी हो गई, नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब का है 7.87 into 10 to the power 19। ठीक हो गया, तो क्या हो जाएगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H4 form that is equals to 1.65 into 10 to the power 19 molecules। ओके, मोल्स नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स होगा। स्टार्क आइंस्टीन लॉ का सेकंड पॉइंट हमेशा याद रखिए, ईच मॉलिक्यूल विल एब्जॉर्ब वन क्वांटा, तो 1:1 का रेशियो है मॉलिक्यूल टू क्वांटा, देयरफॉर
जो भी नंबर यहाँ पर आएगा दैट इज मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H4 that is equals to 1.65 into 10 to the power 19 divided by 6.022 into 10 to the power 23। ठीक है, वैल्यू कितनी आ जाएगी ये इक्वल्स टू 2.74 into 10 to the power -5 मोल्स। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इसका आंसर होगा। हमने मॉलिक्यूल्स को मोल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक हो गया। आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं। आज के लेक्चर में हमने क्वांटम एफिशिएंसी को थोड़ा सा और डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ आइंस्टीन। कैसे हम वन आइंस्टीन को हमने डिफाइन किया, वन आइंस्टीन एनर्जी क्या है। साथ ही हमने लिमिटेशन ऑफ स्टार्क आइंस्टीन लॉ को देखा कि इफ we assume that Stark-Einstein law is 100% applicable, then in that case quantum efficiency of every photochemical process must be 1, but which is not in practically। okay, quantum efficiency जो होती है वो 10 to the power 6 से लेके 10 to the power -2 तक की रेंज में वेरी करती है। इट मे बी ग्रेटर देन 1 और इट मे बी लेस देन 1। फिर हमने दो एग्जाम्पल देखे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में। पहले एग्जाम्पल में क्वांटम एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी थी और दूसरे एग्जाम्पल में हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना था। पहले एग्जाम्पल में आपने ध्यान दिया होगा कि क्वांटम एफिशिएंसी आई थी 1.99 आई थी, मींस ग्रेटर देन 1 आई थी, और दूसरे में आपको गिवन है लेस देन 1 गिवन है। तो ये जो रेंज की हम जो बात करते हैं वो ये है, इट शुड नॉट ऑलवेज बी 1, इट मे बी ग्रेटर देन 1 और इट मे बी लेस देन 1। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।